अब नींबू में आगे जो बात आती है कि हम इसकी रोपाई कैसे करें, बुआई की जाती है या रोपाई की जाती है। तो वैसे नींबू के बीज से प्रवर्धन भी होता है, लेकिन इसके अगर नींबू के बीज से हम प्रवर्धन करते हैं या बुआई करते हैं तो इसमें फलन में बहुत समय लग जाता है और उतना अच्छा हमको उत्पादन और इसकी क्वालिटी हमको नहीं मिल पाती है। इसलिए नींबू में ग्राफ्टिंग से जो तैयार किया हुआ पौधा, एयर लेयरिंग से तैयार किया हुआ पौधा जो है, ये सबसे उपयुक्त होता है इसके प्रवर्धन के लिए। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ, खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, भारत में कुल कृषि भूमि के सिर्फ 4 से 5% भूमि पर ही हरा चारा उगाया जाता है। यही स्थिति छत्तीसगढ़ में भी है। यहाँ भी हरा चारा बहुत कम उगाया जाता है। इसीलिए पशुओं को गर्मी के दिनों में हरे चारे की बहुत कमी हो जाती है। इसलिए हमारे किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे अपने खेत के मेड़ों पर, खाली पड़े खेतों पर, धान की फसल लेने के बाद जब खेत खाली हो जाते हैं तब उन पर, और उसके अलावा भी कुछ उपजाऊ भूमि पर हरे चारे का उत्पादन करें, ताकि पशुपालकों को और अपने पशुओं के लिए साल भर हरा चारा प्राप्त हो सके। साथियों, छत्तीसगढ़ में हरा चारा उत्पादन की क्या संभावनाएं हैं, इस विषय पर हम आज बात करेंगे। और इस विषय में हमें जानकारी देने के लिए हमारे बीच हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मयूरू साहू। नमस्कार कल्पना जी। नमस्कार। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों को नमस्कार। यदि आप हरा चारा उत्पादन करना चाहते हैं तो, और अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप हमारे इस नंबर पर पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 0771 22 83856। आइए चर्चा की शुरुआत करें। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि हरा चारा वास्तव में है क्या और उसको छत्तीसगढ़ में उगाने की क्या संभावनाएं हैं? जी किसान भाइयों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो पशुधन है वो हमारे आय का और कृषि उपज का स्रोत होते हैं। वो किसी न किसी रूप से हमारी कृषि या पशुधन व्यवस्था के मुख्य पाए या नींव होते हैं। तो हम जब उनकी स्वास्थ्य की या पोषक के दृष्टिकोण का ध्यान में रखते हुए देखते हैं तो उनको जो खाद्य है उसमें हरा चारा जो है, जो इस विशेष रूप से पशुओं के लिए उगाए जाने वाला पोषण आहार होता है,
उसे हम हरा चारा बोलते हैं। या तो वो काट के पशुओं को समक्ष दिया जाए या फिर वह चारागाह के रूप में विकसित करके वहाँ पे पशुओं को उसे चरने के लिए या चराई हेतु छोड़ा जाए। तो ये जो होते हैं ये हरा चारा विशेषीकृत रूप से जो पशुओं की चारे के लिए उनके संतुलित आहार को ध्यान में रखते हैं, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिन चारा की किस्मों को उगाया जाता है उसको हरा चारा कहते हैं। मैडम, हमारे छत्तीसगढ़ में हरे चारे की कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती हैं? हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे पास किसान भाइयों सभी प्रकार के जो वातावरण हैं, अंबिकापुर या रायपुर या कवर्धा, ये हर तरह के जो है हमारे पास संतुलित एक तरह से जैविक भौगोलिक स्थिति है जिसमें हम हर प्रकार की चारा की किस्मों को लगा सकते हैं। अगर हम चारा को देखें तो रबी और खरीफ ये दो मौसम में इनको अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। जैसे कि रबी में हम ले सकते हैं बरसीम हो गया, लूसन है, जई है। जई ये जो है हरा चारा की किस्में हम ले सकते हैं हरे चारे। उसके अतिरिक्त जब हम खरीफ की बात करते हैं तो हम मक्का के जो है वो ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, आपका लोबिया या जिसे हम बरबट्टी कहते हैं, ग्वार हैं, राइस बीन या राइस बीन को हम ले सकते हैं। स्टाइलो जो है, स्टाइलो घास जो है उसको हम चारागाह के लिए या जो बंड है मतलब कि मेड़ है, खेत की मेड़, उसमें हम इस प्रकार से लगा सकते हैं। ये तो मैंने आपको मौसम के अनुरूप हमारे साथी का फोन सुन ले पहले। हेलो हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? बासनजोड़ी से धनुराम साहू। जी साहू जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? हरा चारा उगाना चाहता हूँ, बीज कहाँ मिलेगा? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। बीज की उपलब्धता कहाँ हो सकेगी? बहुत अच्छा प्रश्न है साहू जी आपका। हमें किसान भाइयों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो बीज है जो हमारी फसल का मेन आधार मतलब मुख्य आधार होता है। अगर हमें बीज जो है वो अच्छी जगह से और सर्टिफाइड जो है वो बीज मिल पाता है और उन्नत बीज मिलता है, अच्छी किस्म का मिलता है, हमारे क्षेत्र के अनुसार विकसित किस्म का मिलता है, तो हमें वो हरा चारा जो है वो अधिक से अधिक उत्पादन भी प्रदान करता है। तो आप जो है हरा चारा जो है उसके बीज के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के जो चारा विभाग है, चारा जो है एक्रिप, उस पे, और अन्यथा आप जो भारतीय चारा अनुसंधान और चारा संस्था है झांसी, अच्छा IGFRI जिसे बोला जाता है, चारा अनुसंधान केंद्र, वहाँ से आप जो है चारा की उन्नत किस्में प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए चारे का जो संस्थान है इंडिया मतलब भारतीय नेशनल लेवल पे, ये राष्ट्रीय स्तर पे इसकी ऐप भी मतलब मोबाइल की एक ऐप भी है, आप उससे भी चारे के बीज की स्थिति और अपनी जो मांग है उसको रख सकते हैं और आप अपने जो क्षेत्र विशेष के अनुरूप आप चारे की डिमांड अपनी मांग को वहाँ पे रख सकते हैं और चारे के बीज की उन्नत किस्मों को प्राप्त कर सकते हैं। जी जी जी। डॉक्टर साहू, पशुपालकों को क्यों जरूरी है कि वो अपने दुधारू पशुओं को हरा चारा दें? उसकी क्या पौष्टिक गुण होते हैं? जी हाँ, छत्तीसगढ़ में और सभी पशुपालकों को जिनको भी हमको पशुओं से उन्नत जो दूध है, दुधारू पशु हैं, तो उनसे हमें दूध की मात्रा, उचित मात्रा और अधिक मात्रा चाहिए। और जिन पशुओं से जो भारवाही हैं या जो हमारे खेतीहर कामों में उपयोग किए जाते हैं, तो उस दशा, दोनों ही दशा में हमारी जो पशु का स्वास्थ्य जो है वो उचित रहेगा, अच्छा रहेगा, उसके अनुवांशिक गुण धीरे धीरे जो हैं वो विकसित होंगे। किस तरह से? जब हम उनको संतुलित रूप से भोजन देंगे, या हम कहें कि हरे चारे और जो हमारा सूखा चारा या कॉन्सेंट्रेट जो हम देते हैं, जो खली देते हैं या दलिया देते हैं या गुड़ देते हैं, समय समय पे उनके दुधारू होने पे या उनके गाभिन होने पे
और या उनके बच्चे के जनने के पश्चात जो है अलग अलग स्थिति में किस प्रकार से हम उसको पोषण देते हैं हरे चारे को। और हरे चारे में भी जैसे कि आप कार्बोहाइड्रेट वाले जो दलहनी जो है आपके सीरियल स्टार्च जो घास कुल के चारे जैसे मक्का हो गया, हाइब्रिड नेपियर बाजरा हाइब्रिड जो किसान भाई यहाँ पे अभी बहुत प्रचलित है और हमसे बोला जाता है कि ये कैसे लगाएं। तो ये जो घास कुल के चारे हैं इनके साथ अगर हम दलहनी कुल के भी जो चारे हैं दोनों को अगर हम संतुलित रूप से मिश्रण करके देते हैं तो हमारा जो पशु है वो संतुलित उसकी वृद्धि जो है वो अच्छी होती है किसान भाइयों को। जी उसका डॉक्टर साहू, जैसा हमारे एक साथी ने अभी पूछा था कि वो हरा चारा लगाना चाहते हैं तो बीज कहाँ से प्राप्त करें? बीज लेने के बाद में उन्हें भूमि की तैयारी कैसी करनी चाहिए और किस समय इस फसल को लगाना चाहिए, कब लगाना उचित होगा? जी जो हरे चारे की बीज है वो अगर जैसे बरसीम है तो किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि बरसीम के जो बीज हैं वो काफ़ी बारीक होते हैं, तो उसको जो है रेत के साथ मिश्रित करके किसान भाइयों को भूमि की अच्छे से तैयारी मतलब भूमि को बनाना, उसको हल चला लेना 2 से 3 बार हल चला के या कल्टीवेटर चला के उसमें जो है हरी खाद भी डाल सकते हैं या तो गोबर की खाद जो है वो डाल के फिर आपकी जो भी मिट्टी परीक्षण के उपरांत आपकी खेत की दशा आती है उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस का जो माना जाता है। वैसे तो क्योंकि बरसीम जो है एक दलहनी कुल का चारा है तो उसमें 20 kg प्रति हेक्टेयर के दर से आप नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है 40 kg के प्रति हेक्टेयर के दर से दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अच्छी तरह से चारे की फसल के लिए भी मिट्टी को अच्छे से बना लें या भूमि की तैयारी अच्छे करें कल्टीवेटर से ताकि उसके जो ढेले हैं वो पूरी तरह से बराबर हो जाएं तो उसमें हवा का संचार अच्छा होगा और वो चारा फसल अच्छे होंगे। और बारीक अगर बीज हैं तो उसको आप रेत के साथ मिश्रित करके फिर उसको चिटिकवा विधि या लाइन के थ्रू लाइन सोइंग जो होती है उसके द्वारा पंक्तिबद्ध रूप से 30 सेंटीमीटर की दूरी देते हुए पंक्ति से पंक्ति की आप लगा सकते हैं। उसके अतिरिक्त दलहनी फसलों में आपको नाइट्रोजन की आवश्यकता कम होती है और आपकी भूमि की दशा भी जो है किसान भाइयों की सुधरती जाती है, तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि उनको रबी में जो है वो बरसीम ले सकते हैं, लूसन ले सकते हैं और खरीफ में वो जो आपका बरबटी है चारा बरबटी और आपकी ग्वार है तो उसको आप ले सकते हैं और इसको नियमित रूप से जब आप करते रहते हैं तो आपकी भूमि की दशा भी सुधरती है। और खाली अगर आप घास कुल के चारे का उपयोग करते हैं तो भूमि की दशा भी जो है वो धीरे धीरे क्षय होती जाती है और अपने पशुओं को संतुलित चारे की मात्रा नहीं मिल पाती। जी। इस फसल में चारा फसल में उर्वरक किस रेशियो में देना चाहिए, कब कब देना चाहिए? जी चारा फसलों में अगर वो फसल वो ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी जो चारा फसलें वो किस प्रकार की हैं, अगर बहु कटाई वाली हैं या एकल कटाई वाली हैं। अगर एकल कटाई वाली चारा फसलें हैं तो सामान्यतः उसमें जो भी उर्वरक की मात्रा रहती है जैसे मैंने आपको बताया कि बरसीम में आपको 20 और 40 का अनुपात देना है तो वो जो 20 है वो आप पूरा शुरू में देके फिर आपकी जो नेक्स्ट मतलब अगली कटिंग है उसमें आप यूरिया का स्प्रे मतलब घोल बना के आप स्प्रे कर सकते हैं या 5 kg प्रति उसके दर से आप चटिकवा विधि से डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से और जैसे जई है आपने रबी में आपने जई यहाँ पे किसानों को दिखाया गया और काफ़ी वो प्रशंसा करें जई को लगाने के लिए किसान यहाँ पे अग्रसर हो रहे हैं छत्तीसगढ़ के। तो उसमें भी बहु कटाई। हमारे एक साथी का फोन है। हेलो हेलो। हाँ नमस्कार मैडम जी। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? मैं गोविंद मानेश्वर कन्या दमोह जिला बालाघाट से बोल रहा हूँ मैं। जी गोविंद जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? हमको ये जानकारी चाहिए जैसे कि हरा चारा अभी के समय में हमारे पशुओं के लिए कौन सा हरा चारा अच्छा रहेगा और क्या है गर्मी में भी हरा चारा की कमी हो जाती है तो गर्मी में अपन कौन सा हरा चारा दे सकते हैं और कौन सा हरा चारा हो सकता है गर्मी की फसल में? अच्छा बताइए। दोनों के लिए बता दीजिए। जी। मानेश्वर जी अगर आपकी भूमि सिंचित है उस कंडीशन मतलब उस दशा में अगर हमारे पास सिंचाई के
उन्नत साधन है, हमारे पास पानी की व्यवस्था है, तो उस दशा में आप गर्मी में जो है लोबिया या बरबटी जो है उसकी हरा चारा को आप ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त मक्का भी हम गर्मी में जायद में ले सकते हैं। और अगर आप असिंचित भूमि की है आपकी, तो उस समय आप ससबेनिया जो सुबबूल है और मूंगा है, मोरिंगा जिसको सैजन बोलते हैं, तो उसको भी आप मेड़ों पे उसकी स्थायी रूप से वो लगा सकते हैं। ट्री जो होते पेड़ हैं उसको लगा सकते हैं, और आप उसको एक ऊंचाई जो होती है 2.5 से 3 फीट, उस पे आने के बाद उसको लगातार कटिंग करते रहते हैं, कटाई करते रहते हैं, तो वहाँ से उसकी जो शाखाएं निकलती रहती हैं और उसको आप हरे चारे के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके पास सिंचाई के क्या साधन उपलब्ध हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप हरा चारा उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम नेपियर बाजरा हाइब्रिड की बात करते हैं, ये वर्ष भर चारा आपको प्रदान करता है। तो ये भी एक घास कुल का बहुत अच्छा पेरेनियल बहुवर्षीय चारा की किस्म है, जिसको हम लगातार चारा को प्राप्त करने के लिए लेते हैं। पहली कटाई जो होती है ये थोड़ा इसमें 60 से 65 दिन का, और उसके बाद जिस प्रकार से हमारे पानी देने की दशा है और जो तापमान है उसके हिसाब से इसकी जो वृद्धि दर है वो उसके अनुरूप इसको 30 से लेके 40 दिन के अंतराल पे काट के हम अपने पशुओं को दे सकते हैं। तो ये बहुवर्षीय जो चारा की फसलें हैं, ये नेपियर बाजरा हाइब्रिड है, ये हम गर्मियों में लगा सकते हैं, जो आपको हमेशा आपको 3 से 4 साल तक लगातार चारा प्रदान करता है। जी जी डॉक्टर साहब, अभी जैसा कि आपने सिंचित और असिंचित की बात की, तो चारा फसलों को कितनी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है कि कम पानी में भी हमारे किसान भाई कुछ चारा फसलों को लगा सकें? जी जी कम पानी, और जो किसान भाइयों को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो अपना मेड़ वाला भूमि का हिस्सा है या अनुपजाऊ है, या हम देखते हैं कि कई बार हमारे पास बड़े पेड़ रहते हैं या ऑर्चर्ड जो बगीचा टाइप के वाले भी किसान रहते हैं, तो ऐसे पशुपालकों को वहाँ पे गिनी ग्रास है, गिनिया ग्रास घास बोलते हैं, गिनी घास, उसको लगा सकते हैं। वहाँ पे उसको पानी की शुष्क दशा में भी वो अच्छा उसमें वृद्धि जो है वो ठीक होता है। उसी प्रकार से ग्वार जो है उसको 1 से 2 पानी की आवश्यकता होती है। छत्तीसगढ़ की दशा में हम जो लाखड़ी या खेसरी की बात करते हैं, रबी में हम उसको ले सकते हैं। अगर किसानों के पास कम पानी है तो हम उतेरा जो हम लेते ही आए हैं धान की फसल के साथ, तो उस दशा में हम लाखड़ी या खेसरी को भी दे सकते हैं, और उसको हम शुरुआती अवस्था में स्वयं के मतलब मनुष्य को खाने के लिए, उसके पश्चात उसको हम हरे चारे के रूप में, और बाद में उसको सुखा के, अगर हमारा पशु उस समय उसके पास दूसरे अन्य संसाधन चारे के रूप में मौजूद हैं, तो उसको सुखा के फिर हम हे के रूप में, सूखे चारे के रूप में, हे जिसे हम बोलते हैं, सूखने के बाद हम जो उसके संवर्धन कर देते हैं, तो उसके रूप में भी हम उसको हरा चारा प्रदान कर सकते हैं। जी जी डॉक्टर साहू, हरा चारा जो है वो सीधे खेत से काटकर जानवरों को खिलाया जाता है, तो इस स्थिति में यदि कीटनाशक का प्रयोग करना पड़े फसल को सुरक्षित रखने के लिए, तो वो कितना नुकसानदेह है और किस स्तर पर करना चाहिए कि पशुओं को नुकसान ना हो? हरे चारे की जो पौध रक्षा है, इसको हम सामान्य रूप से जो है हरे चारों में बहुत कम बीमारियां और कीट हो पाते हैं, और अगर बहुत अनुकूल दशाएं हैं कीटों और बीमारियों के लिए, तो उस दशा में हमको शुरुआत की जो अवस्थाएं होती हैं उसको ध्यान में रखते हुए तुरंत जो है उस विशेषीकृत फसल के अनुरूप उसमें दवा जो है हमको छिड़कनी चाहिए। और अगर बीमारी है, जैसे कि लोबिया की मैं बात कर रही हूँ, बरबटी, तो कई बार वायरस जनित रोग होते हैं, तो उस पौधे को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। और शुरुआती अवस्था में जब हमें, जैसे कि हम हरे चारे के लिए बोलते हैं कि हमें 50% जो उसमें फ्लावरिंग या पुष्पन की अवस्था होती है, या उसमें फलियाँ जैसे ग्वार है
और हम बात करते हैं बरबटी की, तो उसमें फलियां जब आने लग जाती हैं छोटी, तो हमको उसको काट के खिलाना है। तो उस दशा तक हमें नहीं पहुंचने देना है, उससे हमें 20 से 25 दिन, जब शुरुआती दौर होता है तभी मैनी जो है वो मुख्य रूप से उस पर प्रभावित करती हैं। तो उस दौर में आप खिलाने के 30 दिन पूर्व आप उसमें दवाइयों का छिड़काव कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे बाकी फसलों में खरपतवार उगते हैं, तो ये हरा चारा के साथ में भी क्या कुछ विषैले पौधे या कुछ इस तरह के पौधे खरपतवार के रूप में उगते हैं जिनका नियंत्रण करना जरूरी है? किस तरह से किया जाए? जी, हरे पौधे जो चारा है इसमें भी आपके जो खरपतवार हैं वो होते हैं। किसान भाइयों को थोड़ा जो शुरुआत मतलब प्रारंभिक फसल आपकी हरे चारे के लिए लगाई गई है, तो उस समय ही जो 20 से 25 दिन वाली जो अवस्था होती है शुरुआत में, उसमें इनको निकाल लेना चाहिए खरपतवार को। और जो हरा चारा है मैंने आपको बताया कि जो 30 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाया जाता है, तो ये जो बीच के जो अंतराल रहता है ये बहुत कम होता है, तो खरपतवार कम उगते हैं और जो चारा फसलों की वृद्धि अवस्था रहती है बहुत तीव्र होती है। जी जी। तो शुरुआत में अगर हम खरपतवारों का नियंत्रण कर लेते हैं हैंड हो से या निंदाई द्वारा मैनुअली मतलब खुद के द्वारा, तो हमें बाद में ये खरपतवार बढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि वो चारा फसलें बहुत वृद्धि करती हैं। हमारे एक साथी का फोन सुन लें। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? हाँ जी नमस्कार मैम। हेलो जी, अपना परिचय दीजिए और अपना प्रश्न पूछिए। मैं सीताराम यादव राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूँ। जी जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो हेलो, मुझे हाँ जी अपना प्रश्न पूछिए। जी, हरे चारे की बुआई करनी है मैम, तो हेलो हाँ जी बोलिए, हम सुन रहे हैं। इसे हरे चारे को रूप में इसको यूज करने के बाद इसकी खाद बनाई जा सकती है क्या मैम? मैडम बताइए, आप किस फसल के बारे में बात कर रहे हैं यादव जी? इनका ये है कि हरे चारे की जैसे बरसीम है मैम, उसको तो इसको हरे चारे को इसको यूज करने के बाद फसल कटाई करने के बाद इसको खाद बनाया जा सकता है क्या मैम बाद में? हाँ, हरे चारे में मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि जैसे जो भी दलहनी चारे हैं, जैसे कि आपका बरसीम है और लोबिया है, बरबटी है, ग्वार है, ये जो चारे हैं ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं प्राकृतिक रूप से। ये नाइट्रोजन को अपनी जड़ों की ग्रंथियों में स्थिरीकृत करते हैं। तो अगर आपका पशु उसको खाने में सक्षम नहीं है या आपके पास बहुतायत मात्रा में है, तो अगर उसको आप उस भूमि में जोत देते हैं तो ये अपने आप सड़ के जो है आपकी भूमि की दशा को ये उन्नत कर देती है। अच्छा। क्योंकि इसमें नाइट्रोजन या प्रोटीन जो है वो बहुत अधिक मात्रा में होती है, तो वो खाद के रूप में काम आ सकती है। जी जी जी। पर हाँ जी डॉक्टर साहब, जैसा कि इन्होंने बताया कि अगर मतलब पशु को खिलाने के बाद में भी इनके पास में बचता है हरा चारा, तो उसको आपने बताया था कि हे के रूप में इसको संरक्षित रखा जा सकता है। इसका क्या प्रोसेस है, कैसे जो अतिरिक्त चारा है उसको संभाल के रखें ये, ताकि ये गर्मियों के दिनों में काम आ सके? जो हरे चारे होते हैं इसको हम दो रूपों में, एक तो सूखी दशा में मतलब हे बनाकर जितनी भी दलहनी फसलें हैं उसको अगर हम संरक्षित करना चाहते हैं तो उसको हम जो नॉर्मल बहुत सामान्य दशा में, धूप में नहीं, बहुत सामान्य दशा में धीरे धीरे उसको सुखा के उसको हम सुरक्षित कर सकते हैं जी। ऐसे समय के लिए जब आपके पास चारे की कम उपलब्धता है जी। तो भी वह हरे चारे के भांति ही उसमें पोषक तत्व मौजूद रहेंगे और पशुओं का उसमें अच्छा विकास दर बनी रहेगी जी। उसके अलावा अगर हम गीले की बात करें तो हम साइलेज जो होता है, जैसे मक्के के लिए मक्के को कटाई करके उसको मक्के का अचार भी इसे बोला जाता अच्छा। है, उसमें नमक और यूरिया इसकी पूरी एक प्रक्रिया होती है। तो उस रूप में इसको आप उसको किण्वित करते हैं, जो हम उसका अचार मतलब कि उसको उसमें ईस्ट पैदा करते हैं, तो वो जो है हम उसको संरक्षित करते हैं गीले रूप में। तो इसमें भी जो पशु है ये जब चारे की कम अवस्था
आपके पास उपलब्धता रहती है तो बहुत चाव से इसको पसंद करके पशु इसको खाता है और समान रूप से लाभान्वित होता है। ये जो है धान के भूसे या अन्य किसी फसल जो अदलहनी फसल है उसके भूसे से ये जो है ज़्यादा लाभकारी होती है। इसमें यूरिया का ट्रीटमेंट भी किया जाता है जिससे प्रोटीन की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। तो ये पूरी एक प्रक्रिया है जिससे हम अपनी अत्यधिक मात्रा जो चारे की है उसको हम संरक्षित करके रख सकते हैं। जी जी डॉक्टर साहब, वैसे तो हरा चारा कम उगाया जाता है छत्तीसगढ़ में, लेकिन चूंकि ये कम लागत में अधिक फसल देने वाली एक फसल है तो इसको अगर हमारे बेरोजगार के जो युवा भाई हैं वो व्यावसायिक तौर पर अपनाना चाहें हरे चारे का उत्पादन, तो वो अगर उत्पादन करते हैं तो उनको बेचने के लिए बाजार कहाँ मिलेगा, कैसे वो उसको बेच सकते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। चारा जो है हमारे युवक जो हैं हमें यहाँ पे ज्ञातव्य होना चाहिए कि जो बरसीम है, मक्का है या अन्य चारे की भी फसलें हैं उनके जो बीज हैं वो बहुत कमी है। उन्नत किस्मों के बीजों की ये भी बहुत कमी है। तो जो नवयुवक हैं वो बीज उत्पादन का कार्यक्रम भी कर सकते हैं। चारा फसलों की उन्नत किस्म का बीज उत्पादन का कार्यक्रम करके वो बीज प्रदान करें ऐसे पशुपालकों के पास, या जो चारा फसल लेना चाहते हैं या जिनके पास डेयरी है, इनसे आप मिलके एक टाई अप करके संतुलित मात्रा में तो विभिन्न प्रकार की उन्नत किस्में जो किसान भाइयों को मैंने किस्म जो है वो बतानी है। तो जिस प्रकार से हमारी दलहनी फसलों की किस्में हैं, बटबट्टी की हमारे छत्तीसगढ़ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से विकसित किस्म है चारा बरबट्टी प्रथम एक और मक्का चरी प्रथम। तो इसका भी बीज जो है अभी हमारे पास उपलब्ध है, किसान भाई उसको लेके उसकी जो है बीज उत्पादन कार्यक्रम कर सकते हैं और स्वयं वो बीज उत्पादित करके वो बेचने का कार्य संपादित कर सकते हैं। इसके अलावा वो डेयरी या पशुपालक जो हैं उनसे अपना संपर्क करके और उनके जो मांग की महीने हैं या मांग की दशाएं जब चारे की मात्रा बहुत कम हो जाती है, पशुपालकों को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है तो उस अनुरूप वो दे सकते हैं। उसके अनुरूप अपनी कार्य प्रणाली को समयबद्ध कर सकते हैं। डॉक्टर मयूरी साहू, आप हमारे स्टूडियो में आई, हमारे किसान भाइयों को बहुत उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाई। साथियों, नया विषय नई जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे, अभी आज्ञा दीजिए, नमस्कार।